to welcome your favorite channel Chemistry with Swati, and today we discuss about a very important topic of solution chapter हेनरीज लॉ। आज का हमारा मेन टॉपिक है हेनरी लॉ। पर हेनरी लॉ से पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, भाई ये चीज इसके अंदर सॉल्युबल है, तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी। जैसे हमने सपोज वी हैव टेकन अ वाटर एंड इन विच वी हैव ऐड NaCl, तो कुछ अमाउंट NaCl का वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं हम, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होगा अभी हमारा। तो ये NaCl क्या है हमारा सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्वेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट dissolved in 1 kg of solution, दोनों ने मिला के एक सॉल्यूशन बनाया एट कांस्टेंट टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that dissolve in 1 kg of solution at constant temperature, एक फिक्स टेम्परेचर पे जो NaCl मैंने डाला और सॉल्यूशन बनाया, जो भी सॉल्यूशन हमारा बना होगा उस सॉल्यूशन के अंदर NaCl का जो अमाउंट है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, दैट इज नॉन एज अ सॉल्युबिलिटी। उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब सॉल्युबिलिटी होने के बाद अगर हमको किसी ने कहा मैम टेम्परेचर बढ़ाने से क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्या, तो बेटा ऐसा हर बार नहीं होगा। इट इज नॉट फिक्स्ड एट एवरी टाइम। कैसे, जैसे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं कहूं कि दैट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहां पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्युबिलिटी पे, सॉल्यूट सॉल्वेंट में कैसे डिसॉल्व होगा। एंडोथर्मिक मींस हीट इज रिक्वायर्ड, यस। तो अगर हम टेम्परेचर इस कंडीशन में बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, इसको रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट की ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हाई टेम्परेचर चाहिए उसको, तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो उससे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। ली चैटलियर के अकॉर्डिंग वही इफेक्ट यूज करेंगे जो उसको रिएक्शन को आगे डायरेक्शन में बढ़ा दे। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, हम कहेंगे फैक्टर्स कौन कौन से सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पे इफेक्ट करेगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ये कंडीशन है, बेटा वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना, अपने खुद के नोट्स बनाओ, ज्यादा इफेक्टिव रहेगी आपके लिए। अगर हमने यहाँ पे आपको कहा सपोज हमने सॉल्यूट लिया प्लस सॉल्वेंट लिया और उससे हमने बनाया सॉल्यूशन, और हमने कहा कि अब मैं कहूं इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, हीट इवॉल्व होगी, यहाँ पे ऑलरेडी ये हीट को इवॉल्व कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के बाद। ये क्या है हमारा, दैट इज अवर रिएक्टेंट एंड दैट इज अवर प्रोडक्ट, एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हीट इज इवॉल्व। और किसी ने कहा मैम हम टेम्परेचर बढ़ा दे क्या, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी हीट को हीट की जरूरत ही नहीं है, ये तो रिएक्शन होने के बाद हीट दे रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा ली चैटलियर के अकॉर्डिंग। और अगर हमको रिक्वायरमेंट है इनको फॉरवर्ड ही बनाना है
तो हमको इस कंडीशन में टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारी रेट कहाँ बढ़ेगी, फॉरवर्ड। ये होता है सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ी जाएगी, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। That reaction is endothermic, then of course it is increasing because reaction required heat. That's why. अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन को तो हीट चाहिए, इसलिए वो आगे बढ़ेगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसको हीट नहीं चाहिए, वो तो हीट इवॉल्व करने वाला है, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन यहां ना जाके कहाँ आ जाएगी, वापस बैकवर्ड आ जाएगी। उस कंडीशन में हमको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में, चलिए आई गई होगी। अब हमारा दूसरा है, मैम प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या प्रेशर बढ़ाने से? प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखो, दैट इज आवर सॉल्वेंट, और ये है हमारी सॉलिड। सॉलिड में हमने ले लिया गैस, ये हमारा कंटेनर है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगेन वी टेक अ सॉल्वेंट, और यहां पे भी हमने गैस ले ली, और ऊपर से हमने यहां पे क्या किया, एक प्रेशर अप्लाई कर दिया। इस कंडीशन में हमने देखा कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। जितनी गैस यहाँ पे आ रही है, वापस वो गैस वापस बाहर निकल जा रही है, जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही वापस निकल रही। यहाँ पे जैसे हमने प्रेशर लगा दिया तो हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा गैस यहाँ पे एब्जॉर्ब आ गई। एब्जॉर्ब का मतलब है डिजोल्व हो गई। क्या होगा, गैस ज्यादा डिजोल्व हो गई। गैस डिजोल्व मीन्स क्या, प्रेशर नहीं था तो कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम चल रहा था, कितनी भी गैस जा रही है आ रही है, कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन अगर जैसे ही हमने प्रेशर लगा दिया तो क्या हो गया, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई हमारी। तो ये गैस की सॉल्युबिलिटी किस वे में बढ़ी, उसके लिए कौन कौन से रीजन रहे होंगे, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हुआ था हेनरी। बच्चों बड़ा नाम बहुत अजीब लगता है केमिस्ट्री में, कहते हैं मैडम आप जो नाम बताते हो वो बहुत अजीबो गरीब होते हैं। तो बेटा हम लोगों के नाम भी बहुत अजीबो गरीब है। अगर आप में से किसी का नाम रीता हो, मोहन हो, और आपने कोई अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट गेन की है, कोई थ्योरी बनाई, तो आप हम लिखेंगे रीतास एक्सपेरिमेंट, रीतास थ्योरी या रीतास लॉ। तो वो फॉरेनर्स को अलग लगेगी नहीं लगेंगे, डेफिनेटली उनको भी अलग लगेंगे। तो हेनरी ने बताया कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। हाँ, हम बात किसकी कर रहे हैं, लिक्विड की। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, इन लिक्विड यहां पे लिख दो, प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। गैस के प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। हमने यहाँ पे प्रेशर कहा और ये बताया सॉल्युबिलिटी। अब गैस की बात हो रही है तो गैस की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया टर्म्स हमने लिया, मोल फ्रैक्शन। क्या लिया हमने, मोल फ्रैक्शन। तो अब हमारा प्रेशर की जगह, प्रेशर तो वैसे ही रहेगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सॉल्युबिलिटी की जगह। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो हमारा थोड़ा सा स्टेटमेंट अब चेंज हो जाएगा हेनरी लॉ का। हम क्या लिखेंगे,
हम ये लिखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा इधर। हम इसको ऐसा लिखेंगे, जनरल पहले लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस is directly proportional to pressure of gas। अब हेनरी ने थोड़ा सा और इसके अंदर चेंज कर दिया स्टेटमेंट के अंदर। उसने 3 बार अलग अलग स्टेटमेंट बताया और फिर उसने एक ऐसा स्टेटमेंट बताया जो सबसे फाइनल हमारा था। उसने कहा partial pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of gas। सॉल्यूशन पे प्रेशर लगेगा ऊपर की साइड, तो यहां पे हम अब लिखेंगे पी ए। वही गैस मैंने क्या ली, ए का मतलब हमने कोई ए गैस के बारे में बात कर रहे हैं। गैस क्या है हमारी, ए, इसलिए पी ए इज प्रपोर्शनल टू एक्स ए। अब प्रपोर्शनल साइन जब भी हम हटाते कोई कांस्टेंट लेते हैं। पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए। ये है हमारा हेनरी के लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पी ए क्या है यहाँ पे, पी ए है पार्शियल प्रेशर। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर। पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए। मल्टीप्लीकेशन का साइन बना दो, कंफ्यूजन हो रहे हो तो। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमको लाइफ में। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन। और दूसरा के एच। के एच क्या है, के एच है हमारा हेनरी कांस्टेंट। के एच इज अ हेनरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट तो मैथ्स वाले हैं, सो मेनी स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड, तो दे विल अंडरस्टैंड। उनको पता होता है कि ग्राफ खींच सकते हैं हम y इज इक्वल टू एम एक्स से। एक को y पे ले लो, एक पे x एक्सिस पे लिखो, स्ट्रेट हमको स्लोप क्या मिलेगी, m मिलेगी। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे PA और XA के बीच में यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे मोल फ्रिक्शन बढ़ रहा है, हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ की जो स्लोप है वो स्लोप हमको मिलेगी KH के बराबर। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ। समटाइम्स some MCQ क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जामिनेशन रिलेटेड टू ग्राफ, तो आपको हर ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है। चलिए ये हो गया, ठीक है बेटा। मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियो को पॉज करो और अपने नोट्स खुद के बनाओ। अब हमारा जो है पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए। ये जो के एच है हमारा, इसकी वैल्यू टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ती है, याद रखना। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ता है। एक्स ए की वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन हमारा जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने से, ये टेम्परेचर के क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। या हम ये कह सकते हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड एक हमको एप्लीकेशन आता है। एग्जाम में एक एप्लीकेशन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है रिथोरिकली, और एक एमसीक्यू क्वेश्चन में बनता है हाउ केएच वेरीज विथ टेम्परेचर। तो यू ऑल्सो राइट डाउन केएच ऑल्सो ऑलवेज वेरी विथ इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर। केएच ऑल्सो इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, समझ लेना। चलिए
अब हमारे को मैं जो बता रही हूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन ये है, व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड क्लाइमेट। जनरली तो हम कहते हैं कि ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर रहा तो समुद्र के अंदर पानी अगर बहुत ठंडा है तो एक्वेटिक एनिमल्स नहीं होना चाहिए जिंदा, हम ये कहेंगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोल्ड क्लाइमेट का मतलब ही क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज, लो, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। और अभी मैंने कहा कि जो मोल फ्रैक्शन या सॉलिबिलिटी है, दोनों बात एक ही है, हमने कहा था वो टेम्परेचर अगर इंक्रीज है डिक्रीज है तो क्या होगी, बढ़ेगी। एक्वेटिक एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट करेंगे, ऑक्सीजन पे। किसकी ऑक्सीजन, वाटर की ऑक्सीजन। भाई वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ये कहाँ है, वाटर के अंदर। तो ऑक्सीजन डिजोल्व कैसे होगी, टेम्परेचर अगर कम रहा तो ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगी, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। रीजन यही है कि उनको डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करना है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल बिकॉज on decreasing the temperature solubility is increase and they can use dissolved and ऑक्सीजन इज मोर डिजॉल्व। यह है इसका एग्जैक्ट आंसर। चलिए इसको बेटा वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब एक दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास कि इस हेनरी लॉ का हमारी डेली लाइफ में कोई यूज है क्या। हम इतना पढ़ रहे हैं इसको बहुत अच्छे से, हम कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ हेनरी अप्लाई। तो हेनरी के हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन। भैया सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मुझे पूछना ही है, कोल्ड ड्रिंक सभी पीते हैं। तो जब तक आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब तक हम खोलते नहीं तब तक तो कुछ नहीं होता है। जैसे हम उसका ओपन ढक्कन कर लेते हैं, उसका लिड ओपन करते हैं, तो देखना कि ऊपर की साइड आपको बबल्स दिखते हैं। जो बबल्स होते हैं वो CO2 के होते हैं। वो CO2 क्या होती है, बाहर आ जाती है। क्यों बाहर आ जाती है, क्योंकि जैसे अपन ने ओपन लिड किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर प्रेशर डिक्रीज है तो CO2 क्या हो जाएगी, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। CO2 की सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो CO2 ऊपर बाहर आ जाएगी, क्योंकि प्रेशर और सॉलिबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी लेती। लेकिन हमने ढक्कन खोल दिया, जैसे हमने ढक्कन खोला तो प्रेशर कम हो गया वहां पे, क्योंकि प्रेशर इसको अंदर बना के रखता है। प्रेशर कम होने से CO2 गैस ऊपर आ गई तो हमको बबल्स दिखेंगे। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे हेनरी लॉ का, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, स्क्यूबा डाइवर। समटाइम्स यू लिसन दैट, स्क्यूबा डाइवर जो डीप सी के अंदर जाते हैं। क्या होता है, बहुत गहरे समुद्र के अंदर ये जाते हैं, उनको कहते हैं स्क्यूबा डाइवर। तो समुद्र में जाएंगे तो ऑक्सीजन के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना हमको, अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो अपने साथ वहां पे गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। जो डीप सी होता है हमारा बेटा, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, जैसे डीप सी के अंदर जाते हैं तो वहां पे प्रेशर बहुत हाई होता है। नीचे जाएंगे तो वहां पे तो ये सब अपने अंदर जो सिलेंडर लेकर जा रहे हैं उस सिलेंडर से पूरी ऑक्सीजन ले लेंगे।
ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेके जाते हैं, कुछ दूसरी गैसेस का मिक्सचर भी होता है, ऑक्सीजन के साथ हो सकता है नाइट्रोजन भी हो वहां पे, तो उस कंडीशन में तो उनको प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन जैसे ही ये डीप सी से बाहर आते हैं, क्या होता है, सरफेस पे जब आ जाएंगे, सरफेस पे आएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लेस हो जाएगा। अगर प्रेशर लेस हो रहा है तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, भाई प्रेशर लेस होने से सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज होगी। जब सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी तो जो नाइट्रोजन गैस हमारे अंदर डिजोल्व है वो वापस बाहर आने की कोशिश करेगी। क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर आने की कोशिश करेगी। अब ये नाइट्रोजन ब्लड कैपिलरीज से बाहर आएगी, क्योंकि सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, बिकॉज सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस ऑन सरफेस, सरफेस पे आएगी तो क्योंकि प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रीजन ये। तो उस कंडीशन में जब ये ब्लड कैपिलरीज से बाहर आएगी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करेगी, ब्लड कैपिलरीज से बाहर आते समय एक बबल्स भी बना सकती है, बबल्स के रूप में भी बन सकते हैं इसके। और जैसे ये बबल्स बनेंगे तो ब्लड कैपिलरीज हमारी क्या होगी, रप्चर्ड हो जाएगी। और अगर ये रप्चर्ड हो गई तो हमको बन जाते हैं बैंड्स, और इस बैंड से कई बार क्या हो जाता है, हमारी डेथ हो सकती है। भैया अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जहां पे हमको लग रहा था प्रॉब्लम होगा डीप सी के अंदर, वहां तो हम ठीक ठाक रहे। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रेशर हाई था, और अगर प्रेशर हाई था तो सॉलिबिलिटी हाई थी, सॉलिबिलिटी हाई थी तो हमने ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबको अंदर आने दिया। लेकिन जैसे हम सरफेस पे आए तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम होने से सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर सॉलिबिलिटी कम हो रही है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी ब्लड कैपिलरीज से, तो वो बबल्स के वे में आ सकती है। और अगर बबल्स उसने बना दिए तो बबल्स से क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो जाएगी, और अगर ब्लड कैपिलरीज रप्चर हुई तो उससे क्या बन जाएंगे, बैंड्स, और बैंड से क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो इसीलिए आज की डेट में जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ जो सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें हीलियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो उससे नाइट्रोजन का रेशियो क्या हो जाता है, अमाउंट कंपोजिशन कम हो जाता है, तो हमारे चांसेस अच्छे रहते हैं सर्वाइव करने के। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा हाई माउंटेन पे हम लोग कहीं हिली एरिया में जा रहे हैं, हम लोग कहीं हिली रीजन में जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों को बहुत ज्यादा ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। हिली रीजन मतलब माउंटेन, तो माउंटेन पे क्या होता है बेटा, माउंटेन एरिया में प्रेशर बहुत कम होता है, लेस होता है, और अगर प्रेशर लेस है तो उसका रीजन क्या हो जाएगा, उससे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने से ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को नहीं मिल पाएगा। जब ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को नहीं मिल पाएगा तो हमारा ब्रेन क्या होगा, थिंकिंग नहीं कर पाएगा, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, एनॉक्सिया। क्या कहते हैं इस कंडीशन को, एनॉक्सिया। हाई रीजन पे हम जब भी जाएंगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने से ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, और उससे कंडीशन डेवलप हो जाएगी एनॉक्सिया। These are the some applications of Henry's law. ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के। इससे रिलेटेड डिविजन्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो होता है हमारा, उसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, वन इज अ थियोरेटिकल पोर्शन, अनदर इज अ न्यूमेरिकल पार्ट। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स सम इजीएस्ट क्वेश्चन ऑल्सो आस्क, बट हम लोग माइंड में ऐसा बना लेते हैं बेटा कि बहुत हार्ड वाला ही पढ़ के जाना है तो फायदेमंद होगा, ऐसा नहीं होता, और हम इजी को छोड़ देते। तो मैं पूरे सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स की हर एक वीडियो में आपको शॉर्टकट कीज, कैसे चैप्टर्स को पढ़ना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये सब आपको करवाती जाऊंगी। अब हम इसके न्यूमेरिकल साइड जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल दिया है बेटा, H2S a toxic gas with a rotten egg-like smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry's law constant।
तो आपको अंडरस्टूड तो हो गया हो बेटा कि कुछ चीजें हमको गिवन है यहाँ पे। क्या क्या गिवन है? देखो कुछ चीजें हैं, solubility of H2O in water at STP at 0.195। तो ये H2S के मोल है, M का मतलब क्या है मोल, यानी 0.15 मोल डिजॉल्व, इसकी सॉलिबिलिटी दी है। ये क्या दी है हमको, ये कब को कहा, ऐसे दिखा है हमको यहाँ पे, ये है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, मोल मानेंगे। ये किसके मोल है, H2S के। किसमें डिजॉल्व है, इन वाटर का मीनिंग ही है वाटर। तो कितना वाटर होगा, कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 kg ऑफ वाटर। तो 1 kg किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के बराबर होगा। तो हमारे पास H2S के मोल आ गए। अब हम वाटर के मोल निकालेंगे। तो N वाटर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 18, तो 55.5। Those who are preparing for JEE and NEET examination, कई बार आपको 1 kg ऑफ वाटर के मोल पूछा जाता है, इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन में होता है। तो आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि 1 kg ऑफ वाटर के मोल इतने होते हैं। तो हमारे पास 2 मोल, 1 मोल इसका आ गया, 1 मोल इसका आ गया। हम मोल से क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि सॉलिबिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं, मोल फ्रैक्शन में। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस कंडीशन में निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, मोल ऑफ H2S अपॉन टोटल मोल। टोटल किसके किसके होंगे, H2S और वाटर के। 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5, तो ये हमारा निकलेगा XH2S। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.0035। हमने क्या निकाल के रख दिया, हमने मोल फ्रैक्शन निकाल के रख दिया बेटा। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद हम एसटीपी का मतलब क्या होता है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो उस कंडीशन में हम प्रेशर को लिखते हैं जनरली, जो दी रहती है वैल्यू, वो जो हमारी वैल्यू है वो है 0927, ऐसी कुछ 0987 होती है जनरली प्रेशर बार। पर 0987 जो होता है वैल्यू, वो बहुत ज्यादा 1 के नियर है, तो हम उसको नियर अबाउट मान लेते हैं 1। तो हमारा प्रेशर कितना है, 1 बार। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू KHXA। क्या है हमारा फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम, कि आप लोगों को पूरा क्लियर दिखे अच्छे से। P इज इक्वल टू KHXA। P क्या है, प्रेशर। प्रेशर मैंने कितना बताया, 1 बार लेंगे। KH की वैल्यू, KH की वैल्यू हमको निकालनी है क्वेश्चन में, और XA कितना है 0.035। तो KH इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.0035। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमको आंसर मिलेगा 289.5 बार। हम KH के साथ भी क्या यूज करेंगे, ऐसा यूनिट बार। तो क्वेश्चन को सबसे पहले 2 बार पढ़ो। जैसे हमने यहाँ पे हम जो क्वेश्चन दिया था, हमको एसटीपी से हमको पता चला प्रेशर, उसके बाद हमको दिया था 0.195 m डिजॉल्व इन अ वाटर। वाटर के अंदर डिजॉल्व है, m का मतलब ये मोल डिजॉल्व है, तो हमने वाटर माना 1 kg। वाटर को मोल पता निकाल लिया, H2S के मोल पता थे, उससे हमने फाइंड आउट किया मोल फ्रैक्शन, और प्रेशर पता था तो उससे हमने वैल्यू निकाली KH की। इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 8 पास्कल। तो पहला पॉइंट हमको क्या पता चला कि भाई हेनरी का कोई कांस्टेंट दिया हुआ है हमको 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 8 पास्कल। मतलब सबसे पहले हम कुछ चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे कि KH गिवन है, ये है at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of water. मतलब वाटर कितना प्रेजेंट है, 500 ml प्रेजेंट है।
व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM, मतलब प्रेशर हमको दिया हुआ है, एटीएम का मतलब ये प्रेशर, और क्वांटिटी ऑफ CO2, CO2 का अमाउंट निकालना है, अमाउंट ऑफ CO2 ये हमको निकालना है। इतनी चीज हमने पता कर ली। अब देखो यहाँ पे है पास्कल और यहाँ पे है ATM, तो इन दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो जो हमारा 1 ATM होता है वो होता है 101.325 पास्कल। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 101.325 से। ये कंडीशन हमने बना ली। चलिए अब दूसरी कंडीशन ध्यान दो इधर बेटा, हमको खुद ही बेटा कुछ चीजों को निकालते आना चाहिए। क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल्स आएंगे हमारे पास तो हमको 2 बार न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा हेनरी का लॉ अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू KH ऐसे, ये है हमारा हेनरी का लॉ, यही है। तो हम देखते हैं कि हमको क्या क्या पता है, क्या क्या हम निकाल सकते हैं। प्रेशर हमको पता है क्या, हाँ बेटा प्रेशर हमको पता है, ये हमारा प्रेशर है 2.5 इंटू 101.325 इज इक्वल टू KH की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हेनरी कांस्टेंट दिया है हमको 1.67 इंटू 10⁸ और x से हमको निकालना है। पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो x से इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2.5 इंटू 101.325 इंटू, देखते जाओ आप लोग बेटा, यहाँ पे 10325 इंटू 10⁻³ आएगा, इंटू 10⁻³ अपॉन 1.67 इंटू 10⁸ तो हम इससे XA की वैल्यू निकालेंगे। इसको कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 1.517 इंटू 10⁻⁻3। ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है। इसका मोल फ्रैक्शन है CO2 का। तो XCO2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2, मतलब वाटर के मोल निकालने पड़ेंगे हमको, यही अंडरस्टूड है। अब वाटर के मोल निकालने के लिए कोई हेल्प है क्या हमारे पास, है 500 ml वाटर है, तो NH2 इज इक्वल टू 500 अपॉन 18। पहली बार अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने 1000 के लिए लिया था, तो ये 500 के लिए है। जब 500 के लिए निकालेंगे तो 27.7 है, तो वाटर के निकल गए। इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.517 इंटू 10⁻³ माइनस NCO2, CO2 के मोल निकालने हैं, यहाँ पे भी NCO2 प्लस 27.78। ये किया हमने। जब हम करेंगे बेटा, वीडियो को पॉज करके आप सब कुछ नोट कर लेना, जिस वे में मैंने किया है वैसे ही आप थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करो। NCO2 इज इक्वल टू 1.517, इसको निकालो आप, जैसे ही निकल जाएगा आंसर तो मैं आपको आंसर डायरेक्ट लिख के दे रही हूँ कि क्या हमारे आंसर आएगा CO2 का। CO2 का जो हमारा आंसर है वो है 0.0419, तो हमको निरार वन मानेंगे 0.0420, दैट इज NCO2 मोल। अब CO2 के मोल इतने हमको मिल गए। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास होता है। गिवन मास में क्या लिखोगे 0.0420, गिवन मोल में गिवन मास तो हमको निकालना है, अमाउंट ऑफ CO2 मतलब यही निकालना है। मोलार मास CO2 का 44 होता है, CO2 का आप निकालोगे तो 44 यूनिट निकलेगा, 44 ग्राम निकलेगा यहाँ पे, तो ये 44। अब गिवन मास निकल जाएगा, गिवन मास क्या होगा 0.0420 मल्टीप्लाइड बाय 44। इसको जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। आंसर होगा हमारा 1.85। क्या होगा 1.85, ये हमारा आंसर है केजी ग्राम में। तो ये हमारा आज का न्यूमेरिकल वाला 2 एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मैंने आपको इंडेक्स क्वेश्चंस के करवा दिए हैं। हेनरी लॉ पूरा हो गया, उसके एप्लीकेशन पूरे हो गए। आपको पैरेलली जो भी टॉपिक है उस रिलेटेड उसी के न्यूमेरिकल्स करवाते जाएंगे, आपके लिए इजी होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए,
पढ़ते रहिए अपनी स्टडी। अगर कोई डाउट है तो हमारा डाउट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है।